Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने इम्तिहानात की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और ताकि आपके अच्छे जो हैं वो मार्क्स आ सकें। तो मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हमने केमिस्ट्री का आगाज़ किया है। 9th और 10th की क्लासेस जो है हम केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने केमिस्ट्री जो 10th की केमिस्ट्री है उसमें बायोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में हमने उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने उसकी जो है एक टाइप जो थी मालिक्यूल्स की, बायोमालिक्यूल्स की, जिसको हमने कार्बोहाइड्रेट्स कहा था, उसके बारे में देखा था। उसकी आगे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन या पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ आपको बताते रहते हैं और हम ये अपने लेक्चर में देखते हैं ये सारी चीज़ें और इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं, जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसकी अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर को हम कहते हैं। शुगर जो है ये एक वर्ड है, सैकरन से डिराइव हुआ है और सैकरन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट और शुगर हम कहते हैं सैकरन को। तो उस लिहाज से हमने इसको क्या किया हुआ है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसमें हमने इनको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं। इसकी टाइप्स हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। हमने इनमें क्या चीज़ें देखनी है, हमने इनमें इसकी क्या करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो बेसिक चीज़ है आपको जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इनकी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर लिखने को आपको दे दी जाती है। आपको एग्जामिनर जो है वो क्या देता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या ये आपको पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन of the formation of ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने सुक्रोज की जो हाइड्रोलाइसिस है, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है ये किस में जो है वो कन्वर्ट होता है, इसकी बैलेंस इक्वेशन आपने लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज लिखें, ओलिगोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज लिखें, पॉलीसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज लिखें। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको कहा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किस पर, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं कार्बन के साथ और एक फंक्शनैलिटी या एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी हो सकती है। अल्डिहाइडी ग्रुप हो सकता है, कीटो ग्रुप हो सकता है। अगर अल्डिहाइडी ग्रुप है तो हम इसको एल्डोज कहते हैं, अगर कीटो ग्रुप है तो हम इसको कीटोज कहते हैं।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था मोनोसेक्राइड की। तो ये हमारा लेक्चर हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई फार्मूला कहता है ड्रा करने का, कह दिया जाता है, आपको कोई बैलेंस इक्वेशन लिखने का कहा जा सकता है, आपको सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो होता है इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें कार्बन जो है, अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको क्या किया जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, तो ये तकरीबन जो है वो 2 से 10 जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपको हाइड्रोलाइज होने के बाद जो है वो मिलेंगे। 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब हम इनको क्या किया जाए, इनका हाइड्रोलिसिस करवाया जाए, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान अनहाइड्रोलिसिस ये क्या करेंगे, 2 से 10 यूनिट्स जो है वो किसके, मोनोसेक्राइड्स के देंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये मोनोसेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बनते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं इनमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आपने याद रखना है, हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपने याद रखना है। और ये भी आपने याद रखना है कि ये कैसे बनता है। एक जो कार्बन के जिसके साथ क्या हो, OH ग्रुप लगाओ, उसका एक कार्बन का OH ग्रुप और दूसरी कोई कार्बन जो मोनोसेक्राइड है उसका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होगा, या कीटो ग्रुप, या उसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। ठीक है, यानी ये वाली जो कार्बन होगी या ये वाली जो कार्बन है, जब इसके दूसरी कार्बन के किसी दूसरे मोनोसेक्राइड के OH ग्रुप जो होता है उसके साथ रिएक्ट करेगी तो मिलेगी, तो उससे जो लिंकेज बनेगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और दूसरा जो होगा वो एनोमेरिक कार्बन इसको हम कहते हैं। ये जो कार्बन है जो इसकी जो साइक्लाइजेशन, जब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं, तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन वाली जो कार्बन है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो एक एनोमेरिक कार्बन और दूसरे सब यूनिट जो मोनोसेक्राइड का यूनिट होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक एनोमेरिक कार्बन, एक मोनोसेक्राइड की एनोमेरिक कार्बन और दूसरे मोनोसेक्राइड का OH ग्रुप जो होगा, ये जब आपस में इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम उसको कहेंगे। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के दौरान क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो क्या बनेंगे, पॉलीसेक्राइड्स भी बन सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी बन सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होंगे, जब हम उनको हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलिसिस पे क्या करें, वो 2 से 10 यूनिट किसके दें, मोनोसेक्राइड्स के दें। क्या करें, मोनोसेक्राइड्स के यूनिट दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स को आपने इस तरह से डिफाइन करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनको देखें, उसको डिस्कस करें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, ये आपके पास सुक्रोज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो सकता है, माल्टोज, और ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज। ये हमारे पास 3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में अगर वो 2 मोनोसेक्राइड्स देता है तो उसको हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड्स बनते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड्स। ये आपने याद रखना है। और अगर वो ये कितने यूनिट देगा, 2 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट देगा,
मोनोसेक्राइड्स के ये कितने यूनिट देगा, 2 यूनिट्स देगा। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो अगर ये 2 यूनिट देता है तो ये क्या होगा, डाइसेक्राइड। अगर ये 3 देता है तो ये क्या होगा, ट्राइसेक्राइड्स। और अगर ये 3 यूनिट देता है तो ये क्या होगा, 4 यूनिट देता है तो ये टेट्रासेक्राइड्स होगा। तो इस तरह सोआन जितने ये हाइड्रोलिसिस पे क्या करेगा, मोनोसेक्राइड देगा, तो उसका हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उसका क्या होगा, नाम होगा। यानी मैंने आपको ये बताया है कि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये 2 से 10 यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड के प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो आपके पास डाइसेक्राइड्स आते हैं। कौन से सेक्राइड्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग हैं, वो मोस्टली क्या है, डाइसेक्राइड्स। यानी जब उनका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो क्या करते हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स देते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे। सुक्रोज जो है, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो सुक्रोज जो है वो 2 मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होता है। एक को हम कहते हैं ये ग्लूकोज और दूसरा जो है क्या है, फ्रुक्टोज। ये आपने याद रखना है कि जब इसका क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, किसका, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है सुक्रोज का। तो ये किसमें 1 यूनिट क्या देता है, ये इक्वल अमाउंट क्या करेगा, इक्विमोलर जो अमाउंट है दोनों प्रोडक्ट की होगी। 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोल जो है किसका देगा, फ्रुक्टोज का। अगर हम 1 मोल सुक्रोज को क्या करें, हाइड्रोलिसिस इसका करवाएं तो इसके नतीजे में 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज बनेगा। ये आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से होगा, इसकी बैलेंस इक्वेशन आपने लिखनी है। तो बैलेंस इक्वेशन में आपने क्या लिखना है, सुक्रोज जो होता है जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, सुक्रोज आपके पास है जी H22O11। ये आपके पास क्या है, सुक्रोज। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज जो है मैंने आपको पहले भी बताया ये एल्डोज है, और ये जो फ्रुक्टोज है ये क्या है, कीटो। तो सुक्रोज जो होता है जब इसका क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और प्लस ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है किसकी, हाइड्रोलिसिस की, किसके हाइड्रोलिसिस की, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की। तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको जो है वो याद रखना है कि जो सुक्रोज होता है इसको आप टेबल शुगर जो है कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। तो ये जो शुगर है सुक्रोज, जब इसको हाइड्रोलिसिस इसका करवाया जाता है एसिड की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ तक हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को देखा, हमने ओलिगोसेक्राइड को कैसे डिफाइन करना है ये देखा, इसकी टाइप्स देखी कि इसमें कितने 2 यूनिट अगर देता है हाइड्रोलिसिस पे तो वो डाइसेक्राइड है, अगर 3 यूनिट देता है तो वो ट्राइसेक्राइड है, अगर 4 यूनिट हाइड्रोलिसिस पे ओलिगोसेक्राइड देता है तो वो क्या होगा, आपके पास टेट्रासेक्राइड होगा। इस तरह से जो हमने कहा कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास क्या है, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है उसका, तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज और सुक्रोज बनाता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें माल्टोज जो है, तो माल्टोज 2 तरह के मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है माल्टोज का, तो ये किसमें कन्वर्ट, ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। 2 ग्लूकोज मोनोसेक्राइड के जो यूनिट होंगे, ग्लूकोज के 2 यूनिट उससे मिलके बनता है। जो लैक्टोज है ये आपके पास क्या आता है, ये 2 इसके यूनिट्स होंगे। एक आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड बनेगा, और एक आपके पास क्या होगा, ग्लैक्टोज बनेगा। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो माल्टोज होता है ये किस पर जो है हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या चीज जो है वो कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है। तो आपने याद रखना है कि जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो इसको ग्लूकोज
दो ग्लूकोज यूनिट्स जो है मोनोसेक्राइड्स के बनते हैं, और लैक्टोज को किया जाता है ये मिल्क में जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है लैक्टोज ये दो मोनोसेक्राइड्स देता है हाइड्रोलिसिस पे, कौन से, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज, ये इसकी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट हम इसकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये उसी तरह से स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है जी। उसी तरह से ये क्या करते हैं, ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं जब इनकी ब्रेकडाउन होती है। और नेक्स्ट जो है ये क्या है, ये आपके पास जो है ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। रिड्यूसिंग इसमें जो ये अगर आपको पूछा जाए कि रिड्यूसिंग कौन से हैं, तो ये जो माल्टोज और ग्लैक्टोज हैं ये आपके पास क्या होंगी, ये रिड्यूसिंग होंगी, और जो सुक्रोज है ये क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में क्या फर्क है कि ये जो है ये रिडक्शन कर सकती है, इसमें हाइड्रोजन अवेलेबल हाइड्रोजन होगा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। और सुक्रोज जो होता है जब इसमें एनोमेरिक कार्बन जो है वो सारी जो है वो क्या कर, कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होती। जब साइक्लाइजेशन होती है तो एनोमेरिक कार्बन जो है वो कोई भी एक्चुअली होता क्या है कि जो कीटो ग्रुप होती है, यानी हमने ये कहा था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सारे जो हैं वो क्या होती हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग कैसे होते हैं कि जब इनको अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो ये क्या करते हैं, इसकी टाटोमराइजेशन होती है। जो कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डोज में। कीटोज जो है वो एल्डोज में कन्वर्ट होती है, और एल्डोज जो है वो आगे क्या करती है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करती है। लेकिन जब इनकी क्या होती है, ये जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो कुछ जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं उनमें जो एनोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री रहती है, कुछ जो है वो एनोमराइजेशन में यानी साइक्लाइजेशन में यूज होती है, फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होती। जो फ्री एनोमेरिक कार्बन होती है तो वही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट बिहेव करेगा, अदरवाइज जो दूसरा होगा जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होगी वो क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, और जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होगी वो रिड्यूसिंग जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो शो करेगा। तो इसमें आपने याद रखना है कि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और ग्लैक्टोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग क्यों होते हैं कि जब जो एनोमेरिक कार्बन फ्री एनोमेरिक कार्बन होती है वो कीटो भी हो या जो कीटो ग्रुप हो तो वो किसमें, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये इसकी टाटोमराइजेशन होती है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, कीटो फॉर्म जो है वो किसमें, एल्डो फॉर्म में आएगी, एल्डो फॉर्म जो है आगे बिहेव करेगी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने याद रखना है। तो जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है जी, स्वीट इन टेस्ट, उसके अलावा सॉल्युबल इन वाटर, इनका जो है वो हाइड्रोलिसिस हो सकता है, जबकि हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। फिर हमने कहा है कि ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये क्या करना है आपने याद रखना है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स है। ओलिगोसेक्राइड्स को आपने अच्छी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मैं दोबारा बताता हूँ इसमें हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले ओलिगोसेक्राइड्स की क्या की, डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि जब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलिसिस जिनका करवाया जाए वो क्या हो, मोनोसेक्राइड्स हैं, कितने 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स हैं, तो उनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अगर कोई जो कार्बोहाइड्रेट्स है ओलिगोसेक्राइड्स है वो हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसेक्राइड्स है तो वो डाइसेक्राइड है, अगर 3 दे तो वो ट्राइसेक्राइड है, 4 दे तो टेट्रासेक्राइड्स है। फिर हमने कहा है कि इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, सुक्रोज है जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस हमने करवाया तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज है और जो है वो क्या है, लैक्टोज है।
ये जो है ये आपके पास क्या है, ये जो है वो डाइसेक्राइड्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करते हैं, 2 मोनोसेक्राइड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं। प्रॉपर्टीज में हमने जो है वो कहा है कि जी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, और नेक्स्ट हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या करते हैं, मोनोसेक्राइड्स देते हैं। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं इनमें। तो ये मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग कौन से होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं। माल्टोज और जो आपके पास लैक्टोज है, ये रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे बिहेव करेंगे, और सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग के तौर पे क्या करेगा, बिहेव करेगा। कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, पॉलीसेक्राइड्स का। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये हमारे पास बहुत सारे, जब मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अगर 10 से ज़्यादा आप कह लें कि मोनोसेक्राइड, हमने ओलिगोसेक्राइड्स में क्या कहा था कि जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स बनते हैं हाइड्रोलिसिस पे वो क्या होते हैं, 2 से 10 तक हो सकते हैं। इससे आगे जो होंगे मतलब 100 या हज़ारों के हिसाब से जब आपस में मोनोसेक्राइड्स या ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज यूनिट्स हैं, जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स। तो इनमें जो मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 100 to 1000 100 to 1000 क्या हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। तो जब ये 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए, तो ये क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास क्या आ जाती हैं, ये आपके पास सेलुलोज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्लांट की जो सेल वाल होती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये कॉटन और वुड जो होती है उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें ये एनिमल स्टार्च हो सकता है, प्लांट में भी स्टार्च जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाई जाती है। एनिमल स्टार्च जो होता है ये भी जो होता है अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये आपके पास क्या है, ये भी पॉलीसेक्राइड्स है। इसके अलावा इसमें जो लिवर में स्टोर होती है ग्लाइकोजन, मसल्स या लिवर में स्टोर होती है, ये सारी आपके पास जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स कैसे बनते हैं, जब 100 to 1000 मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो सेलुलोज है, एनिमल स्टार्च है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इसमें हमने देखा है कि इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये आपस में जो है वो मिलते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, ये जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो ये फर्दर जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये ग्लाइकोजन है, ये माल्टोज जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। तो इस तरह से ये इनकी ब्रेकडाउन हो सकती है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, इनके स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे ये, और इनका जो होगा ये नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो ये आपके पास इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने अच्छी तरह से इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये तो हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं ये क्या है, ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है जी, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो ये आपने इनकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है, पॉलीसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा ये जो है क्या होते हैं, ये अमार्फस सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये अमार्फस सॉलिड्स होते हैं। आपको पता होगा अमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या जो यूनिट जिनसे मिलके कोई सॉलिड बनता है वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसकी मॉलिक्यूल्स की या कंपोनेंट्स की। जबकि अमार्फस में क्या होता है, इरेगुलर
या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक वगैरह है। तो ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। और ये हमने जो टेबल शुगर पढ़ी है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर हमने NaCl वगैरह इस तरह आपने ये 9th में क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को क्या किया है, डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट इसके जो है वो सोर्सेज और यूजेस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपने जो है वो एग्जाम की हवाले से इसको जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।